Hello students, so I am again back with part 3 of chapter number 2, land, soil and water resources. Student, in part 1 and part 2 we have completed maximum chapter. Whatever pages are left we'll complete in part 3. चलो थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है वो आज हम छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टूडेंट हम यहाँ तक पार्ट 2 में सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. आपको सॉइल को कंजर्व करना है तो सबसे बेस्ट मेथड होती है एफॉरेस्टेशन. बहुत सारे ट्रीज़ को, प्लांट्स को लगा दो. द प्लांटिंग ऑफ लार्ज एरियाज विद ट्री, बहुत बड़े एरिया में ट्रीज़ को लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन. और इसका अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. ये एक इफेक्टिव मेथड है सॉइल इरोजन को चेक करने का. जहाँ पर स्टूडेंट्स स्टीप स्लोपिंग टेरेन होगा. स्टीप स्लोपिंग टेरेन मतलब इस तरीके का स्टीप स्लोपिंग टेरेन होगा, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टेरेसिंग. टेरेसिंग का मतलब क्या होता है, सीढ़ियों की तरह बना दिया जाए. क्या बना दिया जाए, यहाँ पर सीढ़ी की तरह बना दिया जाए. क्या बना दिया जाए, सीढ़ी की तरह बना दिया जाए, जिससे कि जो भी सॉइल का लॉस यहाँ पर से हो वो इस पर इकट्ठा हो जाए, जो सॉइल यहाँ से इरोड होके जाए वो यहाँ इकट्ठी हो जाए. तो स्टीपी स्लोप्स पे आप क्या कर सकते हो, टेरेसिंग कर सकते हो. अब टेरेसिंग क्या होती है, द सिस्टम ऑफ कटिंग स्टेप इनटू स्लोप. स्लोप से क्या बना दो, स्टेप्स बना दो. इससे भी सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा. पर अगर कहीं पे जेंटल स्लोप है तो वहाँ पर क्या करोगे, काउंटर फ्लोइंग. काउंटर फ्लोइंग क्या होता है, काउंटर लाइंस वो लाइन होती है स्टूडेंट जो इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन करती हैं. ठीक है, ये दूरी पर यहाँ से भी ये दूरी बराबर है, तो ये जो एक लाइन होगी पूरी माउंटेन के चारों ओर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, काउंटर फ्लोइंग. इससे भी आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा या बहुत हद तक कम हो जाएगा. फिर एम्बार्कमेंट्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. रॉक्स का, सॉइल का एम्बार्कमेंट कर दो. ठीक है, मे बी बिल्ट अलॉन्ग द काउंटर्स टू चेक द फ्लो ऑफ रेन वाटर. रेन वाटर का जो फ्लो है उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट आप एम्बार्कमेंट बना सकते हो. किसके ऊपर, सॉइल के लिए भी और रॉक्स के लिए भी. टू होल्ड द बैरियर्स इन प्लेस. अब बैरियर्स को अपने प्लेस पे रखने के लिए स्टूडेंट हमको क्या करना है, ग्रास या किसी अदर वेजिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, हम उनको प्लांट कर सकते हैं वहाँ पे. समटाइम ट्रेंचेस आर डग बिहाइंड द बैरियर. बैरियर के पीछे क्या लगा देते हैं हम, ट्रेंचेस, टू अलाउ वाटर टू कलेक्ट एंड सीप इनटू द सॉइल. क्या करते हैं बच्चे, जहाँ पर भी हमने बैरियर लगाया है उसके नीचे ट्रेंच खोद देते हैं, जिसमें पानी यहाँ इकट्ठा हो जाए और धीरे से हमारी सॉइल उसको अब्सॉर्ब कर ले. Student, soil erosion often carves out deep channels called gullies. Soil erosion धीरे धीरे क्या बना देता है, बड़ी बड़ी नालियों की तरह बना देता है ज़मीन पे, जिसको हम गुलीज बोलते हैं. विच कैन नॉट बी स्मूथेंड आउट बाय प्लोइंग. फिर आप उसके ऊपर कितनी भी प्लोइंग कर लो वो स्पेस स्मूथ नहीं होगा. जैसे ये सॉइल थी, ये यहाँ पर इतनी बड़ी गुली बन गई, तो आप इसके ऊपर कितनी भी प्लोइंग कर लो, ये जो गली है ये बनी रहेगी. तो स्टूडेंट्स ये जो गलीज़ हैं ये फिर प्लोइंग के बाद भी भरती नहीं है, स्मूथ नहीं होती हैं. तो कई बार सॉइल इरोजन की वजह से बड़ी बड़ी गलीज़ बन जाती हैं. ठीक है, चलो. दीक्स में मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन. फिर उस लैंड पे कल्टिवेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बच्चा ये गलीज़ को नहीं बनने देना चाहिए. हैज़ गलीज़ नीड टू बी प्लग्ड. इसीलिए गलीज़ के ऊपर भी प्लोइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फॉर दिस रॉक डिंग्स मेड बाय पिलिंग अप रॉक्स मे बी बिल्ट अक्रॉस द गलीज़. तो स्टूडेंट्स रॉक्स की पाइलिंग करके फिर ये जो गलीज़ होती हैं इसको फिल कर दिया जाता है. फॉर दिस रॉक डेम्स मीन बाय पाइलिंग अप ऑफ रॉक्स. रॉक डेम बना दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरियाज़ में रॉक को फिल करके, पाइल करके. अब स्टूडेंट जो हमारे फार्मर होते हैं वो कैसे सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, अपनी फील्ड को कैसे कवर करके, अपने आसपास, जैसे ये उनकी फील्ड है ना, तो यहाँ आसपास बहुत सारे ट्रीज़ वो लगा दें, तो इस तरीके से भी वो अपनी सॉइल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. दूसरा आपकी बुक क्या बोल रही है, फार्मर्स कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन फ्रॉम देयर फील्ड बाय कवरिंग प्लग्ड सॉइल एंड सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर अ हार्वेस्ट. बेटा देखो, हार्वेस्ट जब हो गई, आपकी फसल जब कट गई है उसके बाद सॉइल को कवर कर दें. प्लोइंग के बाद सॉइल को कवर कर दें तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि जब फसल लगी होगी जब तो सॉइल इरोजन नहीं होता. सॉइल इरोजन कब होता है स्टूडेंट, जब हम फसल कटने के बाद उस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, तो उसको आप कवर कर दो उस टाइम में. दिस इज़ नोन एज मल्चिंग, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, मल्चिंग.
Dried vegetation, straw, discarded parts of harvested crops are something commonly used for mulching. और mulching के लिए हम कोई रजाई गद्दों का यूज़ नहीं करते हैं स्टूडेंट, किसी क्लॉथ का यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारे ड्राइड वेजिटेशन है, स्ट्रॉ है, घास है, हार्वेस्ट क्रॉप का जो डिस्कार्डेड पार्ट है, उसको आप ज़मीन के ऊपर इस तरीके से बिछा दो कि हमारी सॉइल इरोड ना हो पाए। कुछ जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रो। इस रो में कोई दूसरी क्रॉप है, इस रो में कोई दूसरी क्रॉप होगी, इस तरीके से अल्टरनेट क्रॉपिंग कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। और ये जो अलग अलग स्ट्रिप्स में आप अलग अलग क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। यूजुअली द क्रॉप चूजन आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स। अब इनको बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ग्रो किया जाता है कि जिनके मेच्योर होने का टाइम डिफरेंट हो। ठीक है बात। दिस इंश्योर दैट होल फील्ड इज़ नेवर बेयर। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर राइस ग्रो किया, फिर मैं यहाँ पर ग्राम ग्रो कर देती हूँ, सपोज करो, है ना, सपोज। तो मैंने यहाँ राइस ग्रो किया तो यहाँ पर ग्राम ग्रो कर देती हूँ। राइस ग्रो किया मैंने सपोज करो फेब में, ठीक है, तो मैं मार्च या अप्रैल में ग्रो कर दूंगी स्टूडेंट ग्राम को। आई बात समझ में, जिससे कि जब मेरे राइस का हार्वेस्टिंग सीज़न होगा तो यहाँ मेरी ग्राम की जो फसल है वो उगी हुई होगी। ये सिर्फ सपोज करने को कहा है ना ही तो ग्रोइंग सीज़न ये होता है और ना ही तो हार्वेस्टिंग सीज़न ये होता है। चलो, तो दो स्ट्रिप में जब मैं अलग अलग तरह की क्रॉप को ग्रो करूँगी स्टूडेंट, तो और उनको अलग अलग टाइम में ग्रो करूँगी तो उनकी मेच्योरिटी का टाइम भी अलग अलग होगा। इससे इंश्योर होगा कि जो पूरी की पूरी जो हमारी फील्ड है वो कभी भी खाली नहीं रहेगी। समटाइम अ क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, a crop that leaves quite a lot of ground exposed, are grown together in alternative strips. कई बार हम एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप को और क्रॉप दैट लीव्स क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्राउंड एक्सपोज्ड, उनको साथ में ग्रो कर देते हैं। ये जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होगी ये उस सॉइल को होल्ड बैक कर लेगी जो एक्सपोज ग्राउंड से आएगी। स्टूडेंट देखो, एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होगी और एक वो क्रॉप जो जिनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई सॉइल आई भी इरोड होके तो इसको ये पकड़ लेंगी। The close growing crop hold back the soil eroded from exposed ground. Shelter belts और row of trees also reduce soil erosion. आप shelter belt बना लो, ट्री की रोज को ग्रो कर दो, इससे भी soil erosion कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, विंड की स्पीड कम होगी, और विंड की स्पीड कम होगी तो वो बहुत सारी सॉइल को इरोड करके ले ही नहीं जाएगी। स्टूडेंट, जब हम सेम क्रॉप को ग्रो करते हैं पर्टिकुलर प्लॉट पर ईयर आफ्टर ईयर, एक ही जैसी क्रॉप बार बार ग्रो करते हैं, तो इससे सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट वो क्रॉप यूज़ कर लेती है। हाउएवर ऑल क्रॉप्स डू नॉट यूज़ द सेम न्यूट्रिएंट। सारे न्यूट्रिएंट हर क्रॉप यूज़ करे ऐसा नहीं होता। कुछ न्यूट्रिएंट कोई सॉइल यूज़ करती, कोई क्रॉप यूज़ करती है, कुछ न्यूट्रिएंट कोई क्रॉप यूज़ करती है। हैंस क्रॉप्स रिक्वायरिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर ग्रोन इन सक्सेशन टू गिव द सॉइल सम टाइम टू रिगेन द न्यूट्रिएंट लॉस्ट इन अर्लियर सीजन। एक सीज़न में ऐसी क्रॉप ग्रो करो जिसको सॉइल से डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए हो गए। उसके बाद जो अल्टरनेट जो सेकंड क्रॉप आप ग्रो करोगे स्टूडेंट, वो ऐसी क्रॉप हो जिसको सॉइल से कुछ दूसरे डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए हो जो पहली ने ना लिए हो। इससे क्या होगा, हमारी सॉइल में न्यूट्रिशन बैलेंस बना रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। इट प्रिजर्व्स द सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बचा के रखता है। ऑफन क्रॉप सच एज लिग्यूम्स which restore nitrogen to the soil through their action of bacteria living in their roots are grown in rotation with other crop। किसी भी क्रॉप के साथ रोटेशन में स्टूडेंट्स फार्मर्स क्या करते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप को ग्रो करते हैं, लेंटिल्स दालों को ग्रो करते हैं, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी ज़मीन में सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल यूजफुल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और वो बैक्टीरिया जो हमारी लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है उसको बोलते हैं राइजोबियम। उसमें एक कैपेसिटी होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल यूजफुल नाइट्रोजन फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। लीविंग लैंड फैलो बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन ऑल्सो अलाउ लैंड टू रिगेन इट्स न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम ज़मीन को थोड़ा टाइम खाली पड़ा रहने दें तो उससे भी उसकी जो न्यूट्रिएंट है वो वापस आ जाएंगे, वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेगी।
Soil pollution by chemicals can be reduced by using natural enemies of pest instead of pesticide. पेस्टिसाइड की जगह आप नेचुरल एनिमीज़ को यूज़ करो, जो पेस्ट के नेचुरल एनिमीज़ है उसको यूज़ करो, जिससे जो केमिकल है जो सॉइल को पोल्यूट कर रहा है उसका कम यूज़ होगा. नेचुरल मैन्योर को यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बंद कर दो. Irrigated farming in one region of poor drainage often causes salination. स्टूडेंट्स, इरीगेटेड फार्मिंग वहाँ पर जहाँ पे आप इरिगेशन कर रहे हो स्टूडेंट, वो रीजन में जहाँ पर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिनेशन हो जाएगा. बहुत सारा सॉल्ट सॉइल के सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना. तो जो इरिगेशन वाटर है दैट इज़ नॉट ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द फील्ड एवोपरेट्स एंड द सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर आर लेफ्ट. देखो बेटा, पानी यहीं पड़ा रह गया फील्ड के अंदर, तो जब गर्मी हुई तो पानी तो एवोपरेट होकर ऊपर चला गया बेटा, और पीछे क्या छोड़ गया, सॉल्ट. ये ज़मीन के ऊपर अगर सॉल्ट रहेगा तो ये सॉल्ट में सैलिनिटी को बढ़ाएगा, सॉल्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है. ऑल्दो इरीगेशन वाटर कंटेन्स लिटिल सॉल्ट, इरीगेशन वाटर में तो बहुत कम सॉल्ट होता है. द एक्यूमुलेशन ओवर टाइम कैन मेक द सॉइल अनफिट फॉर कल्टिवेशन. वैसे तो जो पानी हम फसलों को दे रहे हैं उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, पर अगर ईयर बाय ईयर ये इकट्ठा होता रहेगा तो हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बना देगा. ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे इंडिया को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है. विच नाउ अफेक्ट मच ऑफ इंडियाज इरीगेटेड लैंड कैन बी रिड्यूस मेनली बाय इम्प्रूविंग ड्रेनेज. तो पहले तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो कि पानी पूरी तरह बहे. ऐसा ना हो कि पानी एवोपरेट हो और नमक वहीं रह जाए, पानी पूरी तरह निकल जाए. अब है वाटर. तो वाटर का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है स्टूडेंट, 3 centuries अगो हम जितना पानी यूज़ करते थे आज उसका 45 टाइम्स ज़्यादा पानी हम यूज़ कर रहे हैं. हम सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर सब को डिप्लीट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेस इट. जितना नेचर जितने में पानी को रिप्लेस करता है ना स्टूडेंट, उससे ज़्यादा कहीं स्पीड हमारी फास्ट है. पानी जितना तेज़ी से रिप्लेनिश नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं. इसका मतलब है कि हम हमारे रिसोर्स, वाटर रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. और ये जो वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ हमारे लिए ही हार्मफुल नहीं है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सब के लिए हार्मफुल है. जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनट्रीटेड सीवेज जो हमारी नालियों का पानी है जिसको हम ट्रीट नहीं करते हैं प्रॉपर, जो हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है, बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड जैसे लेड, ये सब पानी को पॉल्यूट करते हैं. जहाँ पर क्रॉप्ड हो रही है वहाँ पर भी सरफेस रन ऑफ होता है. एंड वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल ऑफन कैरी पॉल्यूटिंग. अच्छा स्टूडेंट, क्या होता है देखो, यहाँ पर आपने फार्मिंग की, फिर से मैं बनाती हूँ, यहाँ पर फार्मिंग की और आपने बहुत सारा फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाला, बारिश हुई, बारिश होके कुछ पानी तो ज़मीन ने सीप कर लिया, तो ये अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर लिया क्योंकि यहाँ पर क्या था, केमिकल था. फिर धीरे से ये पानी जाके एक नदी में मिल गया, तो इसने फिर वाटर को पॉल्यूट कर दिया, मतलब ज़मीन को भी पॉल्यूट कर रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है और ओवर द ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स. मिनरल ऑयल ऑफ फ्रॉम स्पिल एंड डिजॉल्व सॉल्ट ऑल्सो पोल्यूट द वाटर. पानी के अंदर जो नमक है वो भी पानी को पोल्यूट कर रहा है. ऑयल स्पिल हो जाती है, कई बार पानी के ऊपर तेल गिर जाता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं. अब स्टूडेंट, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 8 में हो, आपको पता ही होगा बेटा कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं. तो ज़रा ध्यान रखना, अगर हम पानी को रीयूज़ करने लगें, ठीक है, हम पानी के वेस्टेज को रोक दें तो हम बहुत हद तक पानी को सेव कर पाएंगे. हम ये सोच लें कि भैया हम कुछ पानी स्टोर कर लें हमारे ड्राई सीज़न के लिए, पानी को थोड़ा कम वेस्ट करें, पानी को दोबारा यूज़ कर लें, तो पानी की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है. डाइवर्टिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम वेट रीजन टू ड्राई रीजन. बहुत सारा पानी जो सरप्लस में वेट रीजन में अवेलेबल है उसको कहाँ चैनलाइज कर दें, ड्राई रीजन में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आपकी छत के पानी को आप आपकी ही घर में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी मोटर का पाइप होता है वहाँ पर लगा दे रहे हैं. रेन वाटर इज़ यूजली कलेक्टेड बाय डिगिंग पिट्स. आप बड़े बड़े गड्ढे खोद दो जिसमें कि पानी इकट्ठा हो जाए, टैंक्स बना लो, एम्बार्कमेंट बना लो एंड अराउंड द लो लाइंग एरिया. वो एरियाज़ जो बहुत ही लो लाइंग हैं, नीचे एरिया में अवेलेबल है, वहाँ पर एम्बार्कमेंट्स बना लो. जो कलेक्टेड वाटर है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, और कुछ पार्ट सीप हो जाएगा, हमारी ज़मीन सोख लेगी.
बेटा रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो पानी के अंदर पानी डाल नहीं सकते, तो अगर आप कहीं एम्बार्कमेंट बना दोगे तो धीरे धीरे पानी जब वो सॉइल सीप करेगी तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी बढ़ा देगी, रिप्लेनिश कर देगी, रिचार्ज कर देगी। The rainwater falling on the roof can also be led by pipes to collection tanks. आपकी छतों से जो पानी आता है उसको भी आप किसी ना किसी टैंक से जोड़ सकते हैं और वहाँ पर भी एक वाटर कलेक्टिंग सेंटर बना सकते हैं। द यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिपिंग पाइप्स टू इरीगेट फील्ड को इरीगेट करने के लिए ड्रिपिंग पाइप और स्प्रिंकलर्स का यूज़ करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा वाटर सेव होगा और सैलिनिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वेजिटेशन कवर को बढ़ा दो, ठीक है, हेल्प्स इन इंक्रीज ग्राउंड वाटर। एज प्लांट रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड अलाउ मोर वाटर टू सीप ऑन द ग्राउंड। अगर ज़्यादा वेजिटेशन कवर होगा स्टूडेंट, तो जो सरफेस रन ऑफ है कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी सॉइल एब्जॉर्ब करेगी, सीप करेगी, इनफिल्ट्रेशन होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट? जितना भी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक वेस्ट है उसको सूटेबल साइंटिफिक प्रोसेसेस लगा के पहली बात तो हम उसको रीयूज़ के लिए सूटेबल बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसको अगर हमको डंप करना है वाटर बॉडीज़ में तो पहले प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दो, फिर उसको वाटर बॉडीज़ में डंप करो। पर बेटा बहुत ज़्यादा तो ये हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में कि जो डोमेस्टिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लगा के रीयूज़ करने जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कंट्रीज़ कर भी रही हैं। जितने भी नेचुरल पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र हैं, इनका यूज़ करने चाहिए। केमिकल प्रेजेंट्स जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए। केमिकल प्रेजेंट इन सिंथेटिक वन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड हैं उसमें जो केमिकल हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। उनको हम किसी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, किसी भी एक्टिविटी से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। दे आर वॉस्ड इनटू ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, ये काय में मिल जाएंगे? ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में मिल जाएंगे। दे एक्यूमुलेट इन द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, कॉजिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ावा देंगे। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर ओनली बाय डिस्टिलेशन, इनको रिमूव करना है तो हमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस इनके ऊपर लगाना पड़ेगा, विच इन्वॉल्व बॉइलिंग द वाटर एंड कंडेंसिंग द स्टीम। जिससे क्या होगा, पहले पानी को उबाला जाएगा, फिर जो उसकी स्टीम होगी उसको ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है जिसको हम करने के लिए रेडी नहीं है। पर स्टूडेंट गलती से अगर हमने कंटेमिनेटेड या पॉल्यूटेड वाटर पी लिया तो बहुत सारे डिसीज़ जैसे कोलेरा, टाइफाइड हमें हो जाएगा। अगर आप पानी को बॉयल कर लेते हैं तो ये मैक्सिमम डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, मार देता है। ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन ऑल्सो डिसइनफेक्ट वाटर, अगर वाटर के अंदर आप क्लोरीन डाल दें तो भी पानी डिसइनफेक्ट हो सकता है। हमारे घरों में हम स्मॉल अमाउंट में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एट होम दिस कैन बी डन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विच व्हेन एडेड टू वाटर रिलीजेस क्लोरीन। उसको पानी के अंदर डालोगे तो क्या रिलीज़ करेगा? क्लोरीन, और क्लोरीन से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या ये डिसइनफेक्ट की तरह काम करते हैं। वाटर हाइकनाइट एंड सम अदर प्लांट्स फिल्टर आउट टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक lead कंपाउंड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो हाइकनिक जैसे प्लांट हैं या दूसरे भी कोई और प्लांट हैं, वो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे लीड कंपाउंड वगैरह है उसको ख़त्म कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं, तो हमें इन्हें ग्रो करना चाहिए। वाटर कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन इज़ अनफिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। बेटा वो वाटर जिसमें सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होगा ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं है, ये हमारी मशीन को डैमेज कर सकता है। इट ऑल्सो अनफिट फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग, कुकिंग और वॉशिंग के लिए भी अनफिट है। सच वाटर शुड बी सुटेबली ट्रीटेड बिफोर यूज़, इस पानी को यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर क्या लगा देनी चाहिए? ट्रीट कर देना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको ट्रीट करो फिर यूज़ करो। So student, I'm in this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.